आज हम क्लास 11th का फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें आज हम कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जो हमें चैप्टर के शुरू में दिए गए हैं एनसीईआरटी में। सबसे पहले हमें दो ऐसे एक्सपेरिमेंट बताए गए हैं जो हम 9th और 10th में पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद हमारे कुछ प्रारंभिक प्रयोग हैं जिसमें हम यहाँ पे बेलजार एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पूरा दर्शाया गया है। तो चलिए एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले हम पिछली कक्षा में हम जानते हैं कि पादप अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में हरे भाग में बनाते हैं। तो ये बात हमें बताती है कि प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए और हरा भाग होना चाहिए। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत थी जिससे हमें पता लग सके कि हरे भाग में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। तो हमने क्या किया, एक हरी पत्ती ले ली, बेरीलेट की पत्ती है या किसी और पौधे की हरी पत्ती हमने ले ली। एनसीईआरटी में बेरीलेट का नाम दिया गया और उसको क्या है, काली पट्टी से ढक दिया गया। आज कुछ पत्ती जो है लीफ को एक काली पट्टी है, काले कागज से हमने ढक दिया। ये काला कागज बनाया, इससे ढक दिया गया और उसको हमने पूरे इसको पत्ती के साथ और ये काले कागज के साथ हमने इसको प्रकाश में रख देते हैं। प्रकाश में रखने के बाद कुछ समय पश्चात जब हम इस पत्ती का परीक्षण करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिस भाग में हमने काला कागज नहीं ढका था, वो जो भाग खुला था हमारा, उस भाग में तो हमारा भोजन का निर्माण होता है, यानी पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन जिस भाग में काले कागज से ढक दिया गया था, काली पट्टी से ढक दिया गया था, उस भाग में भोजन का निर्माण नहीं होता है। तो इस बात से ये प्रमाण मिलता है कि हरे प्रकाश की उपस्थिति में हरा भाग जो है वो प्रकाश संश्लेषण करता है। और इस वाले भाग में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे काला कागज रखने से यहाँ पे प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा था। इस वजह से यहाँ पे हमारा जो पादप था उसका भोजन संश्लेषण नहीं हुआ, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। अगली बात जो हमने जानते हैं पिछली कक्षाओं से कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। तो इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम एक बर्तन लेते हैं या एक कोई इस हिसाब से कोई पॉट लेते हैं जिसमें क्या है, आधी पत्ती होती है, उसको उस बर्तन में डालते हैं और कवर कर देते हैं और आधी पत्ती बाहर रखते हैं। और उसी टाइम जो हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें KOH से भीगी हुई रुई भी डाल देते हैं। अब ये KOH से भीगी हुई रुई का क्या काम है, उसको ध्यान समझना। KOH जो होता है ना, KOH वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी अपने अंदर सोख लेता है। और जब हम उसमें भीगी हुई रुई लेते हैं जो कि KOH से भीगी हुई है, तो वो क्या करता है, जितने भी इस बर्तन में कार्बन डाइऑक्साइड थी यानी CO2 थी, वो सभी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। अब इससे क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रही तो क्या है, इस वाली पत्ती के पास भी कार्बन डाइऑक्साइड यानी आधी पत्ती के पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी। तो होगा क्या, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी तो इस वाले भाग में तो भोजन का निर्माण होगा जो कि बाहर है, क्योंकि वो वातावरण से क्या है, CO2 ले सकता है, वातावरण से क्या है, CO2 ले सकता है। मगर इस वाले भाग की CO2 कहाँ चली गई, KOH से भीगी हुई रुई में, जिसके कारण क्या हुआ, अब यहाँ पे CO2 नहीं है, इसलिए इस भाग में भोजन का निर्माण नहीं होगा, यानी प्रकाश संश्लेषण इस भाग में नहीं होगा। तो दूसरी बात से हमें इस बात का प्रमाण मिल जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। अगला, अब दूसरी हेडिंग यानी दूसरा टॉपिक शुरू होता है इस चैप्टर का कि प्रारंभिक कौन कौन से प्रयोग किए गए थे प्रकाश संश्लेषण को लेके। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था बेलजार एक्सपेरिमेंट, जो कि जोसेफ प्रिस्टले ने किया था सन 1770 में। जोसेफ प्रिस्टले ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, बेलजार एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी 1774 में। अब इनका एक्सपेरिमेंट हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया, उन्होंने एक बेल जार लिया, अभी देख रहे हो बर्तन सा जो है ये ऐसे करके, ये बेल जार कहते हैं। फिर बेल जार लिया और उसमें एक जलती हुई मोमबत्ती रखी और एक जिंदा चूहा रख दिया, दोनों रख के ऊपर से उनको कवर कर दिया। कुछ टाइम बाद जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि जो उन्होंने जलती हुई मोमबत्ती रखी थी और जिंदा चूहा रखा था, तो मोमबत्ती भी बुझ गई और चूहा भी मर गया कुछ समय पश्चात।
अब उन्होंने एक और प्रयोग किया इसी सेटअप को लेकर, पर अब की बार क्या किया उन्होंने उसमें एक पौधा रख दिया। अब की बार उन्होंने एक इसमें पौधा रख दिया। अब पौधा रखने से क्या हुआ, यहाँ पे क्या था, चूहे के लिए क्या चाहिए थी, ऑक्सीजन, और मोमबत्ती के लिए भी क्या चाहिए थी, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कौन देता था, पौधा देता था, और पौधे को क्या चाहिए थी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों की कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता था ये, और यहाँ से ऑक्सीजन इनको सप्लाई कर देता था। ओके, और यहाँ पे क्यों मर रहे थे दोनों, यानी मोमबत्ती बुझ रही थी, चूहा भी क्यों मर रहा था, क्योंकि दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे थे और यहाँ पे ऑक्सीजन बनाने वाला कोई भी उपस्थित नहीं था। तो यही कारण था कि यहाँ पे मोमबत्ती बुझ रही थी और चूहा भी मर रहा था। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक साइकिल से रिपीट हो रही है, जिसमें क्या है, ऑक्सीजन भी हमारी साथ साथ शुद्ध होके मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी खपत होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या है, पूरी प्रक्रिया एक संतुलन अवस्था में बनी रहती है और ये तीनों के तीनों आराम से अपना कार्यरत रहते हैं। यानी मोमबत्ती जलती रहती है, पौधा भी जिंदा रहता है, चूहा भी जिंदा रहता है। तो इस हिसाब से हमारा बेलजार एक्सपेरिमेंट होता है, जो कि जोसेफ प्रेस्टले ने किया था। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद हम देखते हैं कुछ आगे के। और नंबर 2 पे आते हैं जॉन इंजनहाउस। इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था उसमें अपना पूरा जो सेटअप था वो प्रीस्टले का ही लिया था, यानी चूहा, पौधा और जो मोमबत्ती। मगर इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश अनिवार्य है, जबकि हमने देखा था कि प्रीस्टले के प्रयोग में कहीं भी प्रकाश की बात नहीं की गई थी। इन्होंने क्या किया था, अपने जो प्रीस्टले का सेटअप था, एक बार उसको अंधेरे में रखा और एक बार उसको प्रकाश की उपस्थिति में। जब अंधेरे में रखा तो उन्होंने देखा कि उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ और जिसकी वजह से मोमबत्ती बुझ गई और चूहा मर गया। मगर जब उन्होंने उसको प्रकाश में रखा तो प्रकाश संश्लेषण हो गया और वही साइकिल, यानी सभी जीवित रहे, मोमबत्ती जलती रही। तो इस बात से इन्होंने ये पता लगा लिया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश अनिवार्य है। दूसरा, इन्होंने एक जलीय पादप पर प्रयोग किया था। जलीय पादप को इन्होंने देखा कि जो जो पौधा है, पौधे का हरा भाग है, वो प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन गैस छोड़ रहा है, पौधे का हरा भाग। तो उन्होंने क्या लगाया, पता लगाया कि प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए और पौधे का हरा भाग, केवल हरा भाग ही क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन को छोड़ रहा है। तो ये हमें जॉन इंजनहाउस ने बताया था। उसके बाद आते हैं अगले साइंटिस्ट जूलियस वॉन सैकस। इन्होंने क्या बताया कि पौधे का जो हरा भाग है उसमें, हरे भाग को क्या कहते हैं, उसमें क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल में क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, तो पौधे के हरे भाग में, यानी क्लोरोफिल में, पौधे के हरे भाग में ग्लूकोज का निर्माण होता है। और जो ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है वो ग्लूकोज के रूप में नहीं रहकर वो ग्लूकोज स्टार्च के रूप में इकट्ठा किया जाता है। जैसे हमारी बॉडी में, इंसानों की बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करते हैं, उसी प्रकार पौधे ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। ये बात का पता किसने लगाया था, जूलियस वॉन सैक्स ने। उसके बाद आए थे कार्निवोलियस वैन नील। इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो बैंगनी और हरे पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था, और इन्होंने बताया था कि पौधे का जो ऑक्सीजन है वो जल से बनाते हैं, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। हमें लगता है कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, तो यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकाल रहा है, कार्बन को अलग कर रहा है। मगर ऐसा नहीं होता है। उन्होंने बताया और एक्सपेरिमेंट भी किया था कि ऑक्सीजन जो आ रहा है हमारा, वो जल से आ रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। उसके बाद ये जो बात उन्होंने कही थी, ये प्रकाश संश्लेषण को समझने में मील का पत्थर का की तरह काम आई थी। यानी इस बात ने क्या किया था, मील के पत्थर की तरह काम किया था प्रकाश संश्लेषण को समझने में। चलिए, इनकी एक जो रिएक्शन है वो देख लेते हैं हम। इन्होंने क्या बताया था, जैसे H2A, हम H2O नहीं ले रहे हैं, हम देख रहे हैं H2A, यानी यहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन होता है, हमने ऑक्सीजन को रिप्लेस करके वहाँ पे A लिख दिया है। और
साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, प्रकाश की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं हम, इनकी रिएक्शन करा के हम देख रहे हैं कि पौधे में क्या बन रहा है, पौधे या कोई अदर बैक्टीरिया क्या बना रहा है, जल से क्या बना रहा है, ए बना रहा है, यानी ए किससे निकल रहा है, जल से। और CO2 के पास ऑक्सीजन है, पर हम पूरी रिएक्शन में कहीं भी ऑक्सीजन निकलती नहीं दिखाई दे रही है। इससे ये साबित हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से तो ऑक्सीजन नहीं निकलती है, और यहाँ से ए क्या है, अलग हो रहा है। अगर एक ही जगह हम ओ रख दें तो वो ओ अलग होगा, यानी कि हमें ऑक्सीजन किससे मिलेगी, जल से। तो इस रिएक्शन से ये साबित हो जाता है। उसके बाद सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण रिएक्शन, जो कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जिसे कहते हैं हम, उसमें क्या है, एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और 12 जल के अणु की आवश्यकता होती है, और प्रकाश की उपस्थिति चाहिए हमें। प्रकाश की उपस्थिति में 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 जल के अणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। साथ में 6 जल के अणु निकालते हैं और 6 ऑक्सीजन के अणु निकालते हैं। अब आपको इस रिएक्शन को ध्यान रखना है कि इसमें कार्बन का क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है, और जल का क्या हो रहा है, इससे ऑक्सीजन बन रही तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। इस हिसाब से इस रिएक्शन में ये भी पूछा जा सकता है कि किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका अपचयन हुआ। और ये हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड कैसे याद रखेंगे, हमें पता है कि ग्लूकोज के एक अणु में कितने कार्बन होते हैं, 6। तो इससे सीधा पता लगता है कि हमें यहाँ पे 6 कार्बन के अणु चाहिए, और 6 कार्बन के अणु कब मिलेंगे, जब हम 6 CO2 लेंगे, यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि शुरुआती टाइम में प्रकाश संश्लेषण के क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए थे, और उसके अंदर क्या क्या हुआ था, ऑक्सीजन के बारे में समझा कहाँ से मिलती है, और सभी जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट उस टाइम पे हुए, उनके एक्सपेरिमेंट देखे। NCERT में इतने ही दिए गए हैं, और इसके आगे हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे और प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है वो समझेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।